बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? इस वक्त के साथ कि अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे और आपसे दिन के काम ले। हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज इंशाल्लाह हम वैल्यू ऑफ टाइम जो है इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी ट्रांसलेशन को किया था और इसके जो ये क्वेश्चन थे बॉक्स वाले, ये हमारे रह गए थे। हम सबसे पहले इसमें इन क्वेश्चंस को करेंगे और मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि जितने इसमें ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं आपको आसान अल्फाज में समझा सकूँ, आपको उनके लिए कोई रूल्स बता सकूँ, कोई ट्रिक्स बता सकूँ जिनसे आप जो है उनको वो याद कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो ये बॉक्स में क्वेश्चन है इनको हम कर लेते हैं। द फर्स्ट वन दैट वी हैव इज़ व्हाट आर तासीर्स पॉजिटिव क्वालिटीज़। तासीर की पॉजिटिव क्वालिटीज़, उसकी मुस्बत खूबियाँ क्या थीं? तासीर वाज चेयरफुल एंड काइंड हार्टेड, कि वो खुश मिजाज और रहम दिल था, ये उसकी खूबियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डिड तासीर्स टीचर एंड पेरेंट्स फील अबाउट हिज टाइम मैनेजमेंट इश्यूज़। तासीर के असातिज़ा और इसके पेरेंट्स इसकी टाइम मैनेजमेंट का जो एक इशू था उसके बारे में कैसा फ़ील करते थे। दे वर कंसर्न एंड वरीड अबाउट हिम, वो उसको लेकर फ़िक्रमंद थे, उसको लेकर परेशान थे। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज द लेसन दैट तासीर्स ग्रैंडफादर टॉट हिम यूजिंग द जार, रॉक्स, पेबल्स एंड सैंड। तासीर के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने उसको मर्तबान, छोटे पत्थर, कंकरियाँ, सैंड, रेत, इसके हवाले से क्या सबक पढ़ाया, सिखाया। He taught him that if we do not prioritize our most important task, उन्होंने उसे सिखाया, बताया, पढ़ाया कि अगर हम अपने सबसे अहम काम जो हैं उनको तरजीह नहीं देंगे, फ़र्स्ट माइनर डिस्ट्रैक्शन, तो हमें जो है वो माइनर डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो कहाँ ले जाएंगी, जो विल कंज्यूम ऑल आवर टाइम, तो वो हमारा सारा का सारा टाइम ले लेंगी। लिविंग नो रूम फॉर व्हाट ट्रूली मैटर, अगर हम सारा दिन वो काम करते रहेंगे जो अहम नहीं हैं तो हमारे पास उन कामों के लिए टाइम नहीं बचेगा जो कि हमारे अहम हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है वैसे हमारे लिए। तो आई थिंक ये 3 क्वेश्चन थे हमारे, ये हमने कर लिए हैं। अब उसके बाद में हमारे पास है थीम। अब इसका थीम क्या है? थ्रू द डेवलपमेंट एंड कंट्रास्ट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स पर्सपेक्टिव्स इन द स्टोरी, एक कैरेक्टर्स जो हैं इनके पर्सपेक्टिव, इनके पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से और जो एक उनमें तज़ाद था, इसमें जो स्टोरी की तरक्की एक चल रही थी, उन सब के हवाले से द ऑथर इफेक्टिवली एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। ये जो ऑथर है यानी कि मुसन्निफ़ है इस स्टोरी का, उसने पूरी कोशिश की है कि बहुत अच्छे तरीके के साथ इसमें ज़िम्मेदारी के थीम को एलेबोरेट कर सके, ग्रोथ और इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम और वक्त की जो एक अहमियत है टाइम के इंतज़ाम की, उसको। ईच करेक्टर्स व्यू पॉइंट कंट्रीब्यूट्स टू द नैरेटिव्स डेप्थ, हर करेक्टर का जो अपना व्यू पॉइंट है वो नैरेटिव में जो एक डेप्थ है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। प्रोवाइडिंग द रीडर्स विद अ कम्प्रिहेंसिव इन अंडरस्टैंडिंग, और रीडर जो कारी पढ़ने वाले हैं उनको एक बेहतरीन गहराई में जो है अंडरस्टैंडिंग, समझ वो फ्राहम करता है। ऑफ द चैलेंजेस, जितने चैलेंजेस आ रहे हैं, एंड लेसन फेस्ड बाय तासीर एज़ ही लर्नस टू प्रायोरिटाइज एंड मैनेज हिज टाइम इफ़ेक्टिवली, कि तासीर को जितने चैलेंजेस फेस आए, जो उसने लेसन सीखे या जो भी उसने मुश्किलात को फ़ेस की, जो भी उसने सीखा, और उन सब के बारे में और किस तरह से अपने वक्त को जो है वो अहमियत दी जाए, अगर तरजीह दी जाए बेहतरीन तरीके के साथ, तो ये सब चीज़ें जो है हमें उसके बारे में पता चलें। नेक्स्ट है ग्लॉसरी है, इसमें वर्ड्स मीनिंग हमने करने हैं। चेरिश्ड, somebody, something, to love somebody, something very much and want to protect them or it, यानी कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसी जिसको बहुत ज़्यादा चाहना, उसे सराहना और उसके लिए जो है उसको प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करना। एलुसिडेट, टू मेक समथिंग क्लियरर बाय एक्सप्लेनिंग इट मोर फुली, किसी चीज़ को ज़्यादा क्लियरली जो है वो बनाना और उसको एक्सप्लेन करना। ग्रेटिफिकेशन है द स्टेट, यानी कि किसी चीज़ को वाजिया करना। ठीक है, एलुसिडेट ये भी हो गया कि किसी चीज़ को वाजिया करना। ग्रेटिफिकेशन है द स्टेट ऑफ फीलिंग प्लेयर व्हेन समथिंग गोज़ वेल, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करना जब बहुत कोई चीज़ अच्छी जा रही हो फॉर यू, आपके लिए, और व्हेन योर डिज़ायर्स आर सेटिस्फाइड, और जब आपकी ख्वाहिशात जो हैं वो आप उनसे सेटिस्फाई हों। समथिंग दैट गिव्स यू प्लेयर, या कुछ ऐसा जो आपको खुशी दे। इंट्रीग्ड, वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेना। समबडी एंड वांटिंग टू नो मोर अबाउट इट देम,
यानी कि या तो फिर आप किसी चीज़ में ट्रस्ट ले रहे हैं या उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आप यानी कि लेते हैं कि मज़ीद उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, ठीक है। परपेचुअली है इन अ वे दैट कंटिन्यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉपिंग, यानी कि किसी चीज़ का जो है मुसलसल होते रहना लंबे अरसे तक बगैर रुके। प्रायोरिटाइजिंग है गिविंग इंपॉर्टेंस, किसी चीज़ को अहमियत देना, उसको तरजीह देना। रिलायबल है एबल टू बी ट्रस्टेड, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि ट्रस्ट के काबिल हो। आई थिंक यहाँ से मेरे से एक मिस हो गया, मेथोडिकली इन अ केयरफुल एंड लॉजिक वे, यानी कि किसी चीज़ को बड़े मोहतात और एक लॉजिक वे में मुनज़्ज़म तरीके के साथ बयान करना। सिग्निफिकेंट, लार्ज और इम्पॉर्टेंट एनफ टू हैव एन अफेक्ट और टू बी नोटिस, यानी कि किसी चीज़ का इतना अहम और इतना बड़ा होना कि वो उस पर गौर किया जाए, उसके ऊपर जो है वो ज़ेर गौर हो। Reading and critical thinking. Answer the following questions. How and yes, how had Tasir wasted his time before he visited his grandfather? तासीर जो है वो अपना वक्त किस तरह से बर्बाद करता था अपने ग्रैंडफादर को विज़िट करने से पहले। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है जी, ही वेस्टेड हिज टाइम प्लेइंग वीडियो गेम्स, चैटिंग विद फ्रेंड्स एंड डे ड्रीमिंग, वो अपना वक्त वीडियो गेम्स खेलने में, दोस्तों के साथ बातें करने में और डे ड्रीमिंग यानी कि ख्याली पुलाव देखने में वो ज़ाया करता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन वट वे डिड द पुअर टाइम मैनेजमेंट अफेक्ट तासीर्स परफॉर्मेंस, बुरे वक्त का इंतज़ाम उस तरीके के साथ करना जो था वो किस तरह से उसकी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट कर रहा था। इट कॉज हिम टू सबमिट रश्ड असाइनमेंट, ये वजह बना कि वो अपने असाइनमेंट जल्दबाजी में जमा करवाता। लीव हिज टास्क इनकम्प्लीट, उसके जो टास्क जितने काम थे वो नामुकम्मल रहते। एंड गेट पुअर ग्रेड्स, और वो पुअर ग्रेड्स यानी कि ख़राब रिज़ल्ट जो थे फिर वो लेकर आता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड तासीर फिल द जार, तासीर ने अपना जार मर्तबान कैसे फिल किया। ही फिल्ड इट इन द रॉन्ग ऑर्डर बाय पोरिंग द सैंड, उसने गलत तरीके के साथ उसको फिल किया, पहले जो है रेत उसको अंडेल के एंड पेबल्स फर्स्ट, और फिर बाद में पेबल्स को किया, विच लेफ्ट नो रूम फॉर द बिग रॉक्स, फिर उन्होंने जो है बिग रॉक्स के लिए जगह नहीं बची थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डिड हिज ग्रैंडफादर डिसाइड टू हेल्प तासीर, तासीर के दादा जान ने उसकी मदद करने के लिए जो है वो क्यों डिसाइड किया, फ़ैसला किया। ही वांटेड टू टीच तासीर हाउ टू फोकस ऑन हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क फर्स्ट, वो चाहते थे तासीर को सिखाना किस तरह से अहम काम के ऊपर तवज्जो दी जाए। सो ही कुड ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन एंड सक्सीड इन लाइफ, कि ताकि वो सीखे किस तरह से ज़िंदगी में जो है वो कामयाब होना है और कैसे जो है वो प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि टाल मटोल जो है चीज़ों का उनको कम करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एक्यूरेट टाइम मैनेजमेंट ऑन तासीर्स परफॉर्मेंस, क्या तासीर की परफॉर्मेंस के ऊपर सही असर जो है वो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से डाला। हिज ग्रेड्स इम्प्रूव, उसके ग्रेड इम्प्रूव हुए। हिज डेडलाइन स्ट्रेस वाज रिड्यूस, जो एक स्ट्रेस था टाइम डेडलाइन आखिरी तारीखों के हवाले से वो बहुत कम हुआ। एंड ही लर्न टू लिव अ परफेक्टली बैलेंस लाइफ, और उसने एक मतवाज़न बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का तरीका सीखा। और ये हमारे लिए भी एक बहुत अच्छा लेसन है कि हमें भी अपने जो भी सारे काम हैं, इम्पोर्टेंट काम है वो पहले करें और बाद में हम जो हमारी इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए हम टाइम निकालें। प्लॉट डेवलपमेंट रिव्यू है कि हम ये प्लॉट डेवलपमेंट क्या है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। हम मोस्टली जैसे कुछ भी शोज़ देखते हैं, ड्रामाज, मूवीज़ देखते हैं, उसमें आपने गौर किया होगा कि स्टार्टिंग में या हम नावल पढ़ते हैं, जो कि मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ नावल्स की, तो मैं ज़्यादा नावल्स ही पढ़ती हूँ। तो ये ड्रामाज, मूवीज़ थोड़ा सा मैं बहुत कम है मेरा, तो जैसे लेकिन अगर इनमें से कोई भी आप जॉनरा लेती हैं तो देखिए उसमें क्या है कि सबसे पहले कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी एक स्ट्रगल चलती है, फिर एक क्लाइमैक्स उनकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एक मोड़ आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि उनकी प्रॉब्लम्स जो है सॉर्ट आउट हो जाती हैं या कोई भी उनके साथ ट्रेजेडी होती है XYZ। तो बेसिकली ये प्लॉट की जो है वो डेवलपमेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे भी उन्होंने हमसे कहा गया कि आपको डायग्राम दी गई है, द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट ड्रामेटिक टेंशन और अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन द एक्शन। अब ये हमें सारे बताए गए हैं कि जो क्लाइमेक्स है वो क्या है, कि वो एक ड्रामेटिक टेंशन आती है या मेजर टर्निंग पॉइंट आता है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि क्लाइमेक्स अब इसके अंदर आएगा, यानी कि मेन अहम मोड़ उसका आना, ठीक है। राइजिंग एक्शन क्या आता है, द पॉइंट एट विच द मेन करेक्टर फेसेस स्ट्रगल्स एंड हार्डशिप। राइजिंग एक्शन तब आएगा जब वो जो करेक्टर है वो उस टाइम पे बहुत स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, मुश्किलात उनको फेस कर रहा है। फॉलिंग एक्शन उसका कब आएगा, जब क्लाइमैक्स जो है वो रेजोल्यूशन की तरफ, अपने इख्तिताम की तरफ जाएगा। अब रेजोल्यूशन क्या है कि विच मार्क्स द एंड ऑफ द स्टोरी। तो देखें
पहले क्लाइमैक्स अहम और पहले उसका जो आ जाता है, अब रेजोल्यूशन में क्या आ जाता है कि वो अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें उसकी वाइंड अप होना शुरू हो जाती हैं। एक्सपोजिशन में क्या है कि बिगिनिंग ऑफ द केस वेयर करेक्टर्स एंड सेटिंग आर इंट्रोड्यूस। एक्सपोजिशन वो है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता आपके करेक्टर, आपकी सेटिंग स्टोरी की वो इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। सेटिंग से मुराद ये कि आहिस्ता आहिस्ता जो उनके जो करेक्टर्स हैं, उनकी सराउंडिंग्स का इन्वायरमेंट किस तरह से है, वो किस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके जो है करेक्टर की क्वालिटीज़ क्या हैं, मतलब इस तरह से आपको थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। ये है एक्सपोजिशन। हमारे पास अब जो ये है एक्सपोजिशन में है कि व्हाट डू वी लर्न अबाउट तासीर करेक्टर एंड हिज स्ट्रगल विद टाइम मैनेजमेंट एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, कि हमने तासीर के करेक्टर के हवाले से, उसकी स्ट्रगल टाइम मैनेजमेंट के हवाले से स्टोरी की बिल्कुल शुरू में हमने क्या सीखी है, हमें क्या उसके बारे में पता चला। वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्लॉट। लेकिन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है इसको जो है वो प्लॉट को समझने के लिए इसको जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, वो हम एक्सपोजिशन में देखेंगे। राइजिंग एक्शन जो है उसका, how does Tasir's grandfather's lesson with the jar and rocks build tension and lead to a turning point in the story, कि तासीर के दादा जान ने जो सबक उसको सिखाया था, मर्तबान, कंकरियाँ, पत्थर जो हैं, उनके हवाले से उन्होंने किस तरह से एक टेंशन जो थी वो क्रिएट की, जो कि उसकी जो स्टोरी थी उसमें टर्निंग पॉइंट वो लेके गई। फिर उसमें क्लाइमेक्स क्या आया कि व्हाट इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग और क्रूशियल मोमेंट इन तासीर्स जर्नी टूवर्ड्स बेटर टाइम मैनेजमेंट, कि सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग और अहम मरहला लम्हा तासीर के जर्नी सफ़र में टाइम को बेहतर बनाने में जो था वो कौन सा था। हाउ डज़ दिस मोमेंट चेंज हिज पर्सपेक्टिव, किस तरह से इस मोमेंट ने इस जो उसका पर्सपेक्टिव था उसको चेंज किया। फॉलोइंग एक्शन है कि व्हाट स्टेप्स डज तासीर टेक टू इम्प्रूव हिज टाइम मैनेजमेंट, कौन से इकदाम या स्टेप तासीर ने लिए अपने टाइम मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए, उन स्किल्स को। आफ्टर लर्निंग फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, अपने ग्रैंडफादर से सीखने के बाद, हाउ डज़ हिज दिस अफेक्ट हिज डेली लाइफ, तो जो उसने चीज़ अपने दादा जान से सीखी थी वो उसकी डेली लाइफ पे किस तरह से जो है वो अफेक्ट की। रेजोल्यूशन है, हाउ डज़ द स्टोरी ऑफ तासीर कंक्लूड। अब देखिए रेजोल्यूशन तो हमने पढ़ा था ना कि स्टोरी का इख्तिताम की तरफ जाना, तो कैसे उसकी स्टोरी जो है वो कंक्लूड हुई। व्हाट डज़ तासीर लर्न बाय द एंड, तासीर ने इख्तिताम पे क्या सीखा। एंड हाउ डज़ इट इम्पैक्ट हिज रिलेशनशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये जो उसका सीखना था, उसके रिलेशनशिप, उसकी ज़िम्मेदारियाँ जो थी उस पर उन्होंने क्या असरअंदाज हुए। हमने इन सब क्वेश्चन के आंसर देने हैं हमें। जैसे यहाँ पे एक उन्होंने प्लॉट दिया था ना, यहाँ पे उन्होंने समझा दिया कि क्लाइमेक्स क्या होता है, फॉलोइंग एक्शन क्या होता है, ये सारा समझा दिया उन्होंने हमें। अब हमें ये उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं कि अब आपने एक्सपोजिशन में ये इन सब के आंसर देने, राइजिंग में, क्लाइमेक्स में, इन सब में हमने इनके आंसर्स यहाँ पर देने हैं। ठीक है, तो हम अब इसको देख लेते हैं कि इसको किस तरह से हमने इसको सॉर्ट आउट करना है। जी, यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले एक्सपोजिशन को हम देखते हैं कि तासीर स्ट्रगल्स विद टाइम मैनेजमेंट कॉजिंग प्रॉब्लम्स इन स्कूल एंड एट होम। हमने उसमें बता दिया, सेटिंग हमने थोड़ी सी इंट्रोड्यूस करवा दी, अपने कैरेक्टर के बारे में बता दिया कि वो स्ट्रगल कर रहा था टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, जिसने उसकी स्कूल में व घर में भी प्रॉब्लम क्रिएट की। राइजिंग एक्शन अब उसकी क्या आया कि हिज ग्रैंडफादर टीचेज हिम अ लेसन यूजिंग अ जार, रॉक्स, पेबल्स एंड सैंड। राइजिंग एक्शन उसमें यह है कि उसके दादा जान ने उसको एक सबक सिखाया रॉक्स, पेबल और जार के हवाले से, सैंड के हवाले से। ये बाय मिस्टेक यहाँ पे सैड लिखा गया, यहाँ पे सैंड आएगा। ठीक है, क्लाइमेक्स उसमें क्या आया कि तासीर ने ये रियलाइज़ किया कि ही नीड्स टू, कि उसे ज़रूरत है कि वो अपने जो इम्पोर्टेंट टास्क हैं उनको सबसे पहले वो तरजीह दे। ठीक है, जो बिग रॉक्स हैं उनको वो तरजीह दे, ये क्लाइमेक्स में हमने लिखना है। उसके बाद में फॉलोइंग एक्शन में आएगा कि उसकी जो प्रैक्टिस थी टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, या उसने जो भी एक स्केड्यूल बनाया हुआ था वो उसने उसकी लाइफ को इम्प्रूव किया, ये फॉलोइंग एक्शन आ गया। अब देखें रेजोल्यूशन आएगा कि जब इख्तिताम की तरफ चीज़ें जाएंगी। ठीक है, तो इख्तिताम कैसे हुआ कि तासीर ने ये टाइम मैनेजमेंट में मास्टर किया, अपनी महारत दिखाई, इंस्पायर अदर्स एंड लेड्स आ हैप्पी बैलेंस लाइफ, और उसने दूसरों को ना सिर्फ मुतासिर किया बल्कि एक पुरसकून, खुशगवार, उसने मतवाज़न ज़िंदगी भी जब उसने वो उसकी तरफ उसको लेके गई उसने वो गुजारी। ठीक है, तो हमने ये इन सब का यहाँ पे जो है वो बता दिया है, ये हमारा सोल्व हो गया है। नेक्स्ट वोकैबुलरी की तरफ आते हैं। एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स गिवन बिलो, हमें ये जो सब लाइंस हमने स्टोरी में रीड की थी ये वही लाइन यहाँ पर आ गई है, और इनमें जो बोल्ड उन्होंने वर्ड लिखे हुए हैं हमने इनके मीनिंग्स बताने हैं। ठीक है, मैं दोबारा से इन लाइन्स को रीड नहीं करी क्योंकि हम ट्रांसलेशन में अच्छा उनको टाइम इन पर लगा चुके हैं, तो हम सिंपली अब सिर्फ इन वर्ड्स को देख लेते हैं। हमने इनके मीनिंग बताने हैं और साथ में मीनिंग एक्सप्लेन करने हैं। हाल बस ठीक है, हमें सिर्फ मीनिंग एक्सप्लेन करने, तो हम अब मीनिंग्स को देख लेते हैं।
मैंने यहाँ पे आपकी आसानी के लिए उर्दू में भी यहाँ पे लिख दी है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ़ और सिर्फ आपने ये वाला यहाँ तक ये मीनिंग वाला सिर्फ आपने ये करना है। उर्दू वाले जो हैं ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हुए हैं, ठीक है जी। अब पहला हमारे पास जो आता है वो आता है प्रोक्रास्टिनेटिंग, चीज़ों को टाल मटोल करना, सुस्ती से काम लेना। मीनिंग एक्सप्लेन हमने मज़ीद क्या किया कि पुटिंग ऑफ और डिलेइंग टास्क दैट नीड टू बी डन, वो वाले टास्क काम जिन्हें ज़रूरत थी जल्दी करने की उनको डिले करना। इम्पार्ट टू पास ऑन गिव और शेयर नॉलेज और स्किल, यानी कि कोई चीज़ आपके पास है, कोई स्किल आपके पास है, कोई नॉलेज आपके पास है, वो आप किसी के साथ बांटते हैं, आप पास ऑन करते हैं। ईगरली शोइंग अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड इंटरेस्ट टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने के लिए बहुत सारा इंटरेस्ट, बहुत सारी एक्साइटमेंट दिखाना। इंटेंटली लिसनिंग और वॉचिंग विद क्लोज फुल अटेंशन, किसी भी चीज़ को बहुत तवज्जो से, बहुत गौर से सुनना। अप्रोच अ स्पेसिफिक वे ऑफ डीलिंग विद अ सिचुएशन और अ प्रॉब्लम, एक मखसूस तरीका किसी मखसूस सिचुएशन या प्रॉब्लम से डील करने का। डिटर्मिनेशन द क्वालिटी ऑफ फर्मली डिसाइडिंग टू डू समथिंग विदाउट गिविंग अप, बग़ैर हिम्मत हारे किसी चीज़ को पुख्ता अज़म के साथ करना, ठीक है। इम्पैक्ट है असर किसी चीज़ पे होना। अ पावरफुल अफेक्ट और इन्फ्लुएंस ऑन अ सिचुएशन और अ पर्सन, एक बहुत पावरफुल असर किसी चीज़ का, किसी पर्सन का किसी के ऊपर होना, तो ये है इम्पैक्ट। तो ये मीनिंग हमने यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और सामने उर्दू में भी लिख दिया ताकि आपके लिए जो है वो ईजी रहे जी। हमने ये कर लिए। नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्ड्स, कंसल्ट आ thesaurus एंड फाइंड द synonyms ऑफ दीज वर्ड्स, यूज़ देम इन योर ऑन सेंटेंसेस। हमने इन वर्ड्स के synonyms बताने हैं और इनका जो है वो मज़ीद मीनिंग क्या है इनके, हमने उसको डिफ़ाइन करना है। तो जी इसके लिए भी हम स्लाइड्स पे आ जाते हैं जी। यहाँ पे आ गए। अच्छा, अगेन मेरी बात ध्यान से पहले सुन लें। हमें यहाँ पे उन्होंने जो चीज़ें कही थी वो ये कही थी कि एक तो सिनोनिम्स इनके बताएं, फिर उसके बाद इनको आपने सेंटेंसेस में बताना है और हमने किसी भी एक उनके जो मीनिंग हैं आगे रेलेवेंट होते हैं हमने वो बताने। 3 चीज़ें, तो ये 1 2 3 कॉलम वो हो गए। ये आपकी आसानी के लिए मैंने उर्दू में मीनिंग राइट कर दिया ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं है। अजी फर्स्ट वर्ड है एंग्रोस्ड, इसका मतलब होता है किसी चीज़ में मगन हो जाना, ठीक है। अब देखें एब्जॉर्ब, इसका हमने सिनोनिम लिया कि किसी में अगर मगन हो रहे हैं मतलब बिल्कुल उसके अंदर एक तरह से जज्ब हो जाना, तो एब्जॉर्ब इसका सिनोनिम आ गया। और मज़ीद हमने इसका thesaurus में मीनिंग देखा तो कैप्टिवेटेड है, ये डीप है, मतलब ये भी इनका वही मीनिंग होता है कि बहुत गहरा किसी चीज़ में चला जाना, ठीक है। सेंटेंस हमने लिया, ही वॉज टोटली एंग्रोस्ड इन रीडिंग हिज न्यू बुक, वो मुकम्मल तौर पर अपनी नई किताब पढ़ने में मगन था। नेक्स्ट है एडमायरेबल, यानी कि प्रेज वर्थी, ठीक है। प्रेज वर्थी मतलब सराहे जाना, तारीफ़ के काबिल होना, तो एडमायरेबल भी वही होता है। और अगेन इसका भी देखें स्प्लेंडिड मतलब शानदार, वर्दी, एग्जाम्पलरी, तो मतलब ये भी उसी के वही वाले मीनिंग्स हैं, वही वर्ड्स हैं। सेंटेंस में हमने इसको ले लिया, हिज हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन आर ट्रूली एडमायरेबल, उसका मेहनत से किया गया काम और उसकी जो पुख्ता अज़म थे वो वाकई काबिल तारीफ़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉन्ड है, ये स्काउल्डेड वर्ड है, स्काउल्ड वर्ड है ये वाला, और इसको जो है गुस्सा यानी कि कोई तेवरी चढ़ाता है, नाराज़ होता है, तो उसमें हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। और अगेन सेम इसका जैसे ग्लेयर्ड, ये मीनिंग उनके वही वाले आ जाते हैं, एक्सपैंड उसी को किया गया है। द टीचर फ्रॉन्ड व्हेन द स्टूडेंट सबमिटेड इनकम्प्लीट होमवर्क, टीचर ने थोड़ी सी तेवरी चढ़ाई जब तालिब इल्म ने अपना काम नामुकम्मल जो था वो जमा करवाया, ठीक है। अमेज़मेंट है, अमेज़मेंट यानी कि बहुत ज़्यादा हैरत का इजहार करना, सरप्राइज़ भी वही होता है। अगेन इसमें भी देखें वंडर भी हैरान होना है, एस्टोनिशमेंट भी हैरान होना है। तसीर वॉच्ड इन अमेज़मेंट एज ऑल द बिग रॉक्स फिटेड इनटू द जार, तसीर ने हैरानगी का इजहार किया जब सारे जो बड़े पत्थर थे वो उसके अंदर जार के अंदर पूरे प्रॉपरली फिट हो गए। नेक्स्ट है एलोकेटेड है, असाइन मतलब किसी को मुख्तस करना, देखना असाइन भी करना किसी चीज़ के लिए मुख्तस कर देना, ठीक है उसको। डिवाइडेड है ये मतलब डेजिग्नेटेड है, ये वही वाले उसके मीनिंग है। सेम आप कह सकते हैं कि इनके मीनिंग को एक्सप्लेन किया हुआ है। ही एलोकेटेड टू आवर्स एवरी डे फॉर हिज स्कूल स्टडीज़, उसने जो है अपनी स्कूल स्टडी के लिए डेली के जो है वो 2 घंटे मुख्तस किए हैं। इम्पैक्ट अफेक्ट यानी किसी चीज़ पे असर आना, इंप्रेशन भी वही आ जाता है, कंसिक्वेंस भी वही आ जाता है। गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन हिज ग्रेड्स, अच्छी टाइम मैनेजमेंट, टाइम का इंतज़ाम ने उसकी ग्रेड पे अच्छा इम्पैक्ट डाला। चेरिश्ड है यानी कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सराहना, अजीज़ होना, उसका महबूब होना, ठीक है। देखें ये वही वाले उसमें जो है वो थ्रेशर्ड आ जाते हैं।
बेसिकली जैसे एक ट्रेजर आप वर्ड कहते हैं ना, जिसको ख़जाना होता है, तो ये भी उसी से मिलती जुलती इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, ठीक है। लव्ड है, अप्रिशिएटेड है, एडोर्ड, सेम वही वाले आ जाते हैं। द एडवाइस फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर बिकम अ चेरिश मेमोरी, कि उसकी दादा जान की तरफ से जो उसको नसीहत मिली थी उसके लिए वो एक बहुत अच्छी महबूब तरीन उसके लिए जो है वो एक याद बन गई। नेक्स्ट आपके पास है यूज़ डिक्शनरी टू चेंज द फॉलोइंग नाउन टू एडजेक्टिव। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपने नाउन को एडजेक्टिव में चेंज करना है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, कि अगर नेचर एक नाउन था तो वो एडजेक्टिव में जाके नेचुरल बन गया, ठीक है। अब इसके लिए आपने मैं उम्मीद करती हूँ कि वैसे तो आप जो है वो एक्टिव होकर बैठे होंगे, लेकिन इसके लिए आपने ज़रा एक्टिव होना है। अभी इसे बेशक स्लाइड से देख के लिख लें, लेकिन अब मुझे ये बताएं कि आप लिख लेंगे फिर इसको आप कैसे याद करेंगे। मेरा ये आपसे क्वेश्चन है, मुझे आप ये बताएं कि लेट्स सी कि आपको ये पता चल गया कि ये नाउन है और इसको आपने एडजेक्टिव में ये वर्ड्स ऐसे बनेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताएं कि याद कैसे करेंगे इसको। देखिए ना, रट्टा सिस्टम से अगर करेंगे तो रट्टे वाली चीज़ तो हमेशा भूल जाती है, तो हम इसको रट्टे से नहीं पढ़ेंगे, हम इसको समझ के पढ़ेंगे। हमेशा जो चीज़ समझ के पढ़ी जाती है वो हमेशा याद रहती है। अब मेरी बात ध्यान से सुने, बेशक इसको यहाँ से देके नोट डाउन करें, लेकिन आपने गौर किया कि जो बुक पे आपका था मैंने इसको वैसे नहीं लिखा हुआ, मैंने इसको बिल्कुल आगे पीछे करके लिखे हुआ। क्यों लिखा मैंने आगे पीछे करके, वो मैं अब आपको बताती हूँ। अब आप ये समझ लें कि जो ये फर्स्ट 3 वर्ड है ना, ये आपके एक्सप्रेशन, रिएक्शन और प्रोग्रेस, ये हमारा एक रूल का इस्तेमाल करते हुए हम अपने ये वाले 3 इनके बनाएंगे। कैसे, अपनी बुक पे नोट डाउन करें। अगर आपको वर्ड जो है ना लास्ट पे ION मिल रहा है, अगर वर्ड लास्ट पे ION मिल रहा है ना, तो वो IVE में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। अगर रूल नंबर 1 लिखें। अब दूसरी उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर नाउन का कोई ऐसा वर्ड जो किसी चीज़ की क्वालिटी को बयान कर रहा होगा, किसी चीज़ की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा होगा, तो वो एडजेक्टिव में जब जाएगा तो अगर उसके लास्ट पे नो मैटर, चलिए ION को भी निकाल दें, अभी सिर्फ इतना समझ लें। अगर किसी भी नाउन, कोई ऐसा नाउन जो किसी चीज़ की क्वालिटी को आपको डिस्क्राइब कर रहा होगा, तो आपने उसको एडजेक्टिव में जब लेके जाना है ना, तो ION को आपने IVE में कर देना है, राइट। अब गौर करें, एक्सप्रेशन मतलब किसी के तासुरात, किसके तासुरात होते हैं। लेट्स सी हम फेस की बात करते हैं, इसके फेशियल एक्सप्रेशन मतलब चेहरे के जो तासुरात है। तो चेहरा, फेस नाउन है ना, मतलब किसकी ये एक्सप्रेशन बता रहा है, फेस के बता रहा है ना, क्वालिटी फेस की उसकी बता रहा है ना। रिएक्शन, कोई अपना रद्द अमल देता है, किसी चीज़ का रद्द अमल होता है ना ये बेसिकली, तो क्वालिटी बयान कर रहा है ना ये। प्रोग्रेस, तरक्की किसकी होती है, चीज़ की तरक्की होती है ना, किसी चीज़ की भी, वो नो मैटर, चलिए उसको छोड़ दें, आप उसको डिटेल में ना जाएं, बस ये समझें तरक्की है, ठीक है ना। अब तो किसी चीज़ की प्रोग्रेस है ना, तरक्की हुई, तो हमने उसको IVE में लिखा। अब आप मेरी बात ध्यान से सुने, अगर आप एक ION को याद रखें, अगर तो ION आ गया तो फ़ौरन ION को रिमूव करके IVE लगा देंगे आप। लेकिन अगर आपको, अब यहाँ पे आपने गौर किया कि यहाँ पे तो ION है नहीं है, फिर आपको याद आया नो, हमने रूल पढ़ा है कि अगर हमारा नाउन किसी चीज़ की क्वालिटी बता रहा होगा, डिस्क्राइब कर रहा होगा, यानी कि उसका बिहेवियर, चलिए क्वालिटी भी नहीं, आप ये याद रखें बिहेवियर उसकी जो वो डिस्क्राइब कर रहा होगा, तो हम फ़ौरन से जो है वो IVE का इस्तेमाल करेंगे। तो अब आप अपने बुक पे रूल भी नोट कर लें, और ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक रूल कवर कर दिया, ठीक है जी। अब आप गौर कर रहे होंगे कि नेक्स्ट जो है हमारे ING इधर दोनों के साथ आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा दूसरा जो रूल नंबर 2 है वो सिर्फ इन पे लागू हो रहा है, ठीक है। अब रूल नंबर 2 आपका क्या है, रूल नंबर 2 आपका ये है, अगर कोई ऐसा वर्ड आपको लगे जो किसी चीज़ की कंडीशन या उसकी एक्टिव स्टेट, अभी उसकी जो है मौजूदा हालत को बता रहा है, तो फिर हम उसके साथ ING का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पहले ये बता देती हूँ कि अगर कोई ऐसा अल्फाज के जो आपको लगे किसी चीज़ की हालत, कंडीशन या फिर उस चीज़ की जो है वो करंट सिचुएशन को बता रहा होगा, तो हम ING का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, स्ट्रगल मतलब किसी का मुश्किलात से वो बेचारा गुजर रहा है, वो जद्दोजहद कर रहा है, वो एक तरह से करंट सिचुएशन है ना, तो हम स्ट्रगल समझ के तो हमने ING लगा दिया। हमने E को रिमूव करना है, और E को रिमूव करके हमने जो है वो ING लगा देनी है, लेकिन हमने रूट वर्ब के साथ लगाना है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। जो रूट वर्ब होगा हम उसके साथ ING का इस्तेमाल करेंगे।
अब देखें जो ग्रेटिफिकेशन है, अब ये वाला जो है ये आपका रूट वर्ड नहीं है, बल्कि ग्रेटिफाई जो है ये आपका रूट वर्ड है। तो आपने ग्रेटिफाई लिया, साथ आपने आईएनजी लगा दिया, ठीक है। ये हमारा पार्टिसिपल की जो है ना वहाँ पे जाती है। आपको अब आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट अब गौर करें, हमारे पास देखें मैंने ए एल और आई, ए एल मैंने यहाँ पे लगाया, तो इसका मतलब है कि जो हमारा रूल नंबर 3 है वो हमारा इस पे अप्लाई होगा। रूल नंबर 3 ये है कि नाउन का ऐसा वर्ड जो लगे आपको कि किसी चीज़ से रिलेट करे, मतलब इसका ताल्लुक किसी चीज़ के साथ है, ठीक है ना, यानी कि किसी चीज़ के साथ आपको लगे कि इसका जा रहा है, कि एक ताल्लुक है। जैसे मसलन मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम अगर स्कूल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये एजुकेशनल एक्टिविटीज़ है, हम फ़ौरन से अल लगाते हैं ना साथ कि स्कूल से, तो मतलब एजुकेशनल होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब जैसे नेचर है तो नेचुरल है, मतलब ये आपस में जो है ना ये इनका एक ताल्लुक है। तो जब ऐसी हमें चीज़ लगेगी तो हम उसके साथ ए एल या फिर आई ए एल का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हम ए एल और आई ए एल ये गौर करें, देखिए नेचर है ना, अब तो नेचुरल बन जाएगा। अब नेचुरल कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे स्टूडेंट्स में बहुत कॉमन है कि हम ये करते हैं कि जैसे वो एक हमारे लिए बात फेमस है कि एग्ज़ाम में होता है कि जब कुछ भी लिख रहे हो तो कहते हैं कि ये सुनने में सही लग रहा है तो फिर यही होगा, हम इसको यही राइट कर देते हैं। वो होती है ना हमारी कॉमन सेंस, हम अपने थोड़ी सी सिक्स सेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ आपने करनी है कि सुनने में देखें, अब ये मैनेज एरिया लग यहाँ पे एक लगा है, अब ये मैनेजरल वर्ड जो था अगर हम इसके साथ अल लगाते हैं मैनेजरल, तो सुनने में तो थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है ना, मतलब ये वर्ड तो नहीं बन रहा। तो इस सिचुएशन में जब आपके पास आएगा तो फिर हम आई ए एल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। तो ये आपका रूल नंबर हो गया 3 कि जब ऐसी सिचुएशन आए कि जब आपको लगे ये मतलब किसी चीज़ से रिलेट कर रही है, किसी नाउन के साथ उसका ताल्लुक है, तो फिर हम उसके साथ ए एल या फिर आई ए एल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट अब आपने ये रूल याद रखना है कि जब किसी वर्ड के लास्ट पे आपको सी ई मिल जाएगा तो उसको आप टी लगा देंगे साथ एंड, ठीक है ना। ये देखिए सी ई आपको मिला ना, सी ई को आपने रिमूव कर देना है और आपने उसके बाद टी को लगा देना है, यानी कि ये फिर उसकी एक स्टेट बन जाती है कि वो एक्टिव डिस्क्रिप्शन है। खैर आप सिर्फ इतना याद रखें कि ये जब सी ई आ जाएगा तो उसको टी में आपने कर देना है। अब लास्ट वाला रूल आपका है लेसन वाला। अच्छा, इसके साथ हम जो है ना ये डायरेक्टली इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देखें जो लेसन है ना एक तरह से जो भी ये जॉब है, मतलब पढ़ाना है, एक ड्यूटी है एक तरह से आप समझ लें। तो हम इसलिए रूट वर्ड जो है ना वो इंस्ट्रक्ट का उसमें इस्तेमाल करेंगे और साथ हम इसके सुफिक्स ऐड कर देंगे, तो वो हमारा बन जाएगा इंस्ट्रक्शनल। अगर आप गौर करें तो यही वाला जो मैंने आपको क्या बताया था कि जब चीज़ का किसी के साथ लिंक हो, देखिए लेसन है पढ़ाना है, तो एक तरह से अगर आप गौर करें किसी को हम हिदायत देते हैं ना, अब जैसे मैं अब आपको अगर पढ़ा रही हूँ तो मैं सिंपल तो नहीं आपको पढ़ा रही ना, मैं आपको रूल्स बता रही हूँ, मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, हिदायत दे रही हूँ, देखिए ऐसे नहीं आपने ऐसे करना है, ऐसे नहीं आपने ऐसे करना है, तो मैं बेसिकली आपको इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ ना। तो अब ये देखिए अब लेसन अगर आप भी कहेंगे कि अच्छा हमने लेसन पढ़ा था, हमें यहाँ से इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दी थी कि आपने इसको ऐसे ऐसे करना है, तो हम चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो आप बल्कि अपनी आसानी के लिए लेसन को भी इस ग्रुप में लिख लें, ठीक है। नेचर, मैनेजमेंट और लेसन उसी में चला जाएगा कि चीज़ें आपस में हम रूल्स को अपने जो एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करते हैं। रूल नंबर 1 हमने पढ़ा कि अगर हमारा नाउन किसी चीज़ का बिहेवियर बता रहा होगा तो हम उस आई ओ एन को रिमूव करके आई वी ई लगा देंगे। अगर हमारे एक वर्ड में आई ओ एन नहीं है लेकिन बिहेवियर वो किसी चीज़ का बता रहा है तो हम फिर भी आई वी ई लगाएंगे। रूल नंबर 2 हमने पढ़ा कि अगर हमारा नाउन किसी चीज़ की एक्टिव अभी करंट सिचुएशन बता रहा है तो हम उसके साथ आई एन जी का इस्तेमाल करेंगे, बशर्ते ये कि हमने रूट वर्ड लेना है। अब रूट वर्ड देखें, ये ग्रेटिफिकेशन, अब यहाँ आपको मैंने ग्रेटिफिकेशन ऑफ करके इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता चले कि जो ग्रेटिफी है ये मतलब हमारा रूट वर्ब था, फिर आगे शन हमने लगा दिया, सुफिक्स हमने लगाया, ठीक है ना। तो हमारा बेसिकली रूट वर्ब ग्रेटिफाई था तो हमने आई एन जी लगाया। रूल नंबर 3 हमने पढ़ा कि हमारा नाउन जो किसी से रिलेट करता है, अपने ग्रुप से रिलेट करता है, ऑटोमेटिकली उसी के साथ जाके वो वर्ड अटैच होता है और उसके साथ ए एल या आई ए एल लगता है। और नेक्स्ट हमने रूल पढ़ा कि अगर हमारा सी ई है तो वो उसमें कन्वर्ट होकर टी लग जाएगा। तो आई होप कि आपको जो है ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास है ग्रामर, कंजंक्शंस आ जाती हैं। अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस टुगेदर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस टू मेक देम मोर कम्पैक्ट। कंजंक्शन वो है जो कि अल्फाज को आपस में ज्वाइन करती है फ्रेजेस को। फ्रेजेस इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, जिसकी हमें समझ नहीं आती। क्लॉजेस वो हैं जिसकी हमें प्रॉपर समझ आती है, प्रॉपर सेंटेंसेस होते हैं। तो ये बेसिकली वर्ड्स को, क्लॉजेस को आपस में मिलाता है।
देयर आर मैनी कंजंक्शंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज, में बहुत सारे कंजंक्शंस हैं, बट द मेन 3 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, एंड कंजंक्शंस हैं, एंड को रिलेटिव कंजंक्शंस हैं। तो इसकी जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन थी इसकी ये टाइप्स थी। अब हम एग्जांपल दे दी हैं कि जैसे ज़ारा एंड आई विजिटेड मरी लास्ट वीक। अब देखिए नाम था और एक वो सेंटेंस, दरमियान में क्या लगे, एंड। ये बेसिकली एक ब्रिज का काम करते हैं कि आपस में उनको जो है वो ये मिलाते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये वर्ड्स को आप देखें, एंड, और, बिकॉज, बट, सो, ये बेसिकली कंजंक्शंस थे। ठीक है, मैं अभी इनको डिटेल में हम पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट आपको इसकी समझ आती है। एक तो मेरा पेज बार बार स्किप हो जाता है। यहाँ पे हम थे, यस। अब ये नेक्स्ट हमारे पास देखें क्लासेस ऑफ कंजंक्शंस आती हैं कि कंजंक्शंस की कौन कौन सी क्लासेस होती हैं। आप परेशान ना हो, ये अभी हमने इसको करना है तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी उसके बारे में। ठीक है, अभी हम इसको ज़रा रीड कर लेते हैं। कंजंक्शंस आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 क्लासेस, 3 क्लासेस में जाती है। नंबर 1 है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है ये भी क्लॉजेस को मिलाती है लेकिन इक्वल रैंक, यानी कि आप ये समझ लें कि अगर आपके जो सेंटेंस है ना, मसलन कि मैंने आपसे क्या बताया था कि क्लॉज वो होता है जो जिसकी समझ आए, और इसके अलावा जो आपका फ्रेजेस वो है जिसके हमें समझ नहीं आती। तो बेसिकली वो दोनों जो है वो इक्वल तो नहीं होंगे ना, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आप जो इक्वल है आप उसका इस्तेमाल करेंगे। द चीफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर फॉर एंड नॉर बट येट, यही वाले वर्ड्स हैं। ये 7 है और इनको याद रखने का तरीका सबसे बेस्ट है फैन बॉयज़। अब ये फ़ैन बॉयज़ जो हैं यहाँ पे आप देखें, जैसे एफ़ से आपका फ़ैन, ए से एंड, ठीक है, बी से बट, एन से नॉर। तो मतलब कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है नंबर 1, उसके बाद हमने ये पढ़ा कि इसमें बराबर की इक्वल रैंक की क्लॉजेस होती हैं। नंबर 2 हमने इसमें पढ़ा फ़ैन बॉयज़, और फ़ैन बॉयज़ से आप अब समझ जाएंगे कि एफ़ से क्या है और ए से क्या है। एग्जाम्पल को देख लेते हैं, बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम। हमने कोऑर्डिनेटिंग में बात की थी कि कोऑर्डिनेटिंग हमारी कंजंक्शन वो है जिसमें के क्लॉजेस इक्वल रैंक की होती हैं। अब गौर करें कि इसमें इक्वल रैंक यानी कि बराबर का दर्जा क्या है। बर्ड्स मतलब कि एक तरह से नाउन है और सब्जेक्ट है। यहाँ पे फ़िश भी नाउन है, ये भी वो सब्जेक्ट के काम फ़िश कर रही है। बर्ड्स क्या काम करें, वो फ्लाई कर रहे हैं, वर्ब यहाँ पे फ्लाई आया है, और स्विम यहाँ पे फ़िश का आया। तो आप गौर करें कि यहाँ पे इसके पास भी वर्ब है, इसके पास भी वर्ब है, दोनों सेम थे और हमारी इक्वल रैंक की थी और इसको हमारी कंजंक्शन ने मिला दिया। आपको अब क्लियर हुआ है। मैं इसमें एक ट्रिक है जो याद रखती हूँ, बच्चों को बताती हूँ। मैं इंशाल्लाह आपको ये वाइंड अप करूँ, उसके बाद में फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप ये किस तरह से याद रख सकते हैं कि आप अभी तो चलिए आपको पता चल गया, लेकिन क्योंकि सब मिलते जुलते हैं तो आपको कैसे याद रहेगा कि कोऑर्डिनेटिंग में कौन सी लगानी है, सब ऑर्डिनेटिंग में कौन सी लगानी है। तो मैं इनको बताकर ये लास्ट पे फिर आपको भी बताती हूँ ताकि आप उसको पहले समझ लें, फिर लास्ट पे आप उसको लिख लें, वरना अभी बता दूँगी तो वो मिक्सअप हो जाएंगे। ठीक है, द सेंटेंस कंटेन्स 2 इंडिपेंडेंट। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ये 2 इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट जो है ना उनको उसके अंदर हैं, और 2 स्टेटमेंट ऐसी हैं जो कि इक्वल रैंक की और इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो कंजंक्शन है उसने ज्वाइन किया टुगेदर दीज 2 स्टेटमेंट क्लॉजेस को इक्वल रैंक में। ठीक है, इंडिपेंडेंट वो होता है जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, किसी पे जो है निर्भर नहीं रहता, मुनहसर नहीं होता, ये आज़ाद है ये। ठीक है, इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उसको कहते हैं। अब नेक्स्ट है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइंस एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू अ डिपेंडेंट क्लॉज। सब ऑर्डिनेटिंग क्या करेगी कि ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, कि ये एक इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक इस पर डिपेंडेंट क्लॉज होती है। द चीफ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर। अब ये वो सारे वर्ड्स हैं जो कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के हैं। एग्जाम्पल को देख लें, जैसे है ही रैन अवे कि वो भाग गया। आपको पूरी बात में समझ आई मैंने क्या कहा, लेकिन अगर मैं बात करूँ ही वाज अफ्रेड कि वो खौफजदा था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे जो हमने बात की थी, अब इसमें देखें अगेन सब ऑर्डिनेटिंग ने इनको मिला दिया। किस तरह से कि अब इसको इसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने यहाँ पे दी है कि सेंटेंस जो है इसमें 2 स्टेटमेंट हैं जो कि क्लॉजेज हैं। वन जिसमें कि वन ऑफ विच है बिकॉज ही वाज अफ्रेड, ये डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि ये हमें बता रहा है वो भागा। ये देखें ना, यहाँ पे हमें ये बताया कि वो भाग गया। ठीक है, अब वो भाग गया, लेकिन अगर आप ये गौर करें, जब आप इसको समझते हैं कि वो खौफज़दा था, तो क्यों खौफज़दा था? जब आप इसको देखते हैं फिर आपको समझ आती है वो इसीलिए भागा था क्योंकि वो खौफज़दा था। ठीक है, जबकि दूसरी अब कंजंक्शन जो उसने इंट्रोड्यूस करवाई है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, अब कंजंक्शन इंट्रोड्यूसिंग द डिपेंडेंट और सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज इज कॉल्ड द सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन।
तो आपको अब ये बात क्लियर हो गई कि हमारी सब ऑर्डिनेटिंग वो वाली है जिसमें हमारे पास एक आती है इंडिपेंडेंट और एक हमारी इसमें आती है डिपेंडेंट क्लॉज हमारी इसके अंदर आती है। तो ये हमारी जो है वो सब ऑर्डिनेटिंग है। नेक्स्ट है कोरिलेटिव कंजंक्शन। दे आर काइंड ऑफ टैग टीम कंजंक्शन। ये टीम के तौर पे काम करते हैं। इसमें क्या ये पेयर्स में भी आपके पास आ सकते हैं और ये डिफरेंट प्लेसेस पे यूज़ होते हैं। अब कोरिलेटिव कंजंक्शन इसमें आपके इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो उनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। अब ये अल्फाज इस तरह से सेंटेंस में आते हैं। अच्छा, मैंने जो आपको ये बात बतानी थी, देखें इसको आप यहाँ से ये याद रख लें, ऐसी आपकी कंजंक्शन जिसमें को आए, को का वर्ड अगर आप मैं को बोल रही हूँ तो आपको ये वर्ड जो है माइंड में आ रहा है ना, हम अक्सर बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो को एजुकेशन है, यहाँ पे तो को है। को का क्या मतलब होता है? बॉयज़ एंड गर्ल्स इकट्ठे पढ़ना, दोनों का मतलब दोनों को इक्वल के राइट्स मिलेंगे ना यहाँ पे। तो ये बात अपने माइंड में रख लें कि जब को का वर्ड आ रहा है तो को से याद रखें को कैंपस मतलब कि गर्ल्स एंड बॉयज़ इकट्ठे उनका पढ़ना। अच्छा, इकट्ठे पढ़ना है तो मतलब इक्वल राइट्स उनको मिलते हैं, वहाँ पे इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। हमने भी इसमें इक्वल जो सेंटेंसेस जिनके इक्वल बनते हैं हमने इनको वहाँ पे इनको देखना है। अब अगर आपको ये पता चल गया, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अच्छा हमें ये तो पता चल गया, लेकिन अब इसमें कौन कौन से कंजंक्शन वाले वर्ड थे? क्या इसमें फोर एंड और वाले थे या इसमें जो है बिफोर एंड ये वाले वर्ड थे? अब ये आपको कैसे पता चलेगा? आपने वर्ड याद रखना है फैन बॉयज़। जब आप ये माइंड में लेकर आगे को कैंपस, तो फ़ौरन से माइंड में रखें अच्छा को कैंपस यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज़ का इकट्ठे पढ़ना, इक्वल राइट्स है। और ठीक है, तो ये मतलब हमारा चला जाएगा कोऑर्डिनेटिंग में। अच्छा, यहाँ पे फ़ैन बॉयज़ का इस्तेमाल हुआ है, वो वर्ड जो हमने पढ़ा था, तो मतलब बॉयज़ कैंपस से याद रख लें कि जो बॉयज़ आ गया तो इसका मतलब फ़ैन बॉयज़ वाला वर्ड हमारा इसमें लगेगा। तो आई होप ये ट्रिक आपके लिए काम कर जाएगी। सब ऑर्डिनेटिंग, सब अगर मैं वर्ड बोलूँ, सब मतलब एक तरह से किसी के मातहत होना। जब कोई किसी के मातहत होता है, या सबमरीन में जो पानी के नीचे होती है, देखिए वो एक तरह से पानी के मातहत है ना। आप इसको माइंड में यहाँ से रख ले, बोलेंगे सबमरीन की वो रख लें, आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगी। पानी ऊपर होता है और वो जो सबमरीन होती है वो नीचे होती है। ठीक है, तो आप इस तरह से माइंड में रख लें कि अच्छा हमारे यहाँ पे दो सेंटेंस का इस्तेमाल होगा, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। जो ऊपर वाला होगा वो इंडिपेंडेंट और बाद में जो होगा आपका जो होगा वो डिपेंडेंट वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इस एग्जाम्पल को माइंड में रख लें। और को रिलेटिव से आप कैसे याद रखेंगे? रिलेट से इस तरह से याद रख लें, रिलेशन मतलब कि दोनों का आपस में यानी कि रिलेशन की ये टैग टीम के तौर पे काम करता है। तो आई होप कि ये वाले आपके लिए जो है वो ट्रिक्स काम कर जाएंगी। तो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, हमें ये कहा गया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगानी। तो कोऑर्डिनेटिंग हमारी कौन सी होगी? अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेटिंग का वर्ड आ गया, को मतलब को से यानी कि को कैंपस मतलब गर्ल्स और बॉयज़ यानी कि इकट्ठे पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें लगने वर्ड्स कौन से हैं? अच्छा, यहाँ पे को आया है तो यानी कि गर्ल्स और बॉयज़, और अच्छा बॉयज़ से हमने याद रखा था फ़ैन बॉयज़, तो इसका मतलब यहाँ पे फ़ैन बॉयज़ वाले वर्ड्स लग गए। ठीक हो गया। अब हम अगला चलते हैं, देखते हैं। आई वांटेड टू गो फॉर अ वॉक डैश इट स्टार्टेड रेनिंग, कि मैं वॉक के लिए गया लेकिन बारिश शुरू हो गई। अब देखिए, जब मैंने उर्दू में बोला मुझे फ़ौरन फ्लो में क्या वर्ड आया कि बारिश के लिए गया, वो बता रहा है मगर बारिश शुरू हो गई। तो लेकिन के लिए हम वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं? बट। तो हमें समझ आ गया कि यहाँ पे हमने बट का वर्ड लगाना है। ठीक है, शी लाइक्स बोथ बर्गर डैश पिज़्ज़ा। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पे क्या वर्ड ऐड कैसे लगाना था? हमने बताया कि उसको बर्गर भी पसंद है, दोनों पसंद है, बर्गर और पिज़्ज़ा, यानी कि एंड पे हम लगाएंगे ना कि बर्गर और पिज़्ज़ा उसको पसंद है। यू कैन हैव निहारी और पास्ता बट नॉट बोथ, कि आप निहारी भी खा सकते हैं पास्ता भी, लेकिन दोनों नहीं। अब हमें यहाँ पे और कैसे, यहाँ पे चॉइस दी गई है कि यू निहारी भी ले ले और पास्ता भी। ठीक है, चॉइस दी गई है ना, इसलिए हमें पता चला यहाँ पे और आया है। ही स्टडीड हार्ड सो दैट ही कुड पास द एग्ज़ाम। अब उसने मेहनत की, क्यों की? सो दैट, क्योंकि वो एग्ज़ाम को पास कर सके। दे वर टायर्ड, वो थक गए थे। केप्ट वर्किंग। अब गौर करें कि यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि हमने बट का वर्ड लगाना है? हमें यहाँ पता चला वो थक गए हैं लेकिन वो काम करते जा रहे हैं। देखिए, मैंने जब उर्दू में बोला लेकिन का फ़ौरन वर्ड आ गया ना, तो हमें फ़ौरन से समझ आ गया कि यहाँ पे हमने लेकिन बट का इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट सब ऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। हमने यहाँ पे सब ऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल करना है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ याद रख लें कि ये जो है ना आपके ये वाले कोरिलेटिव वाले, कोरिलेटिव में आपके वर्ड इस तरह से इस्तेमाल होंगे। ठीक है, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर और, ये इस तरह के वर्ड होंगे। जबकि जो आपकी सबमरीन वाला है ना, मैं आपको सबमरीन वर्ड याद करवा रही हूँ, मैं सब नहीं ऑर्डिनेट बोल दें। इसमें आपके जो वर्ड्स हैं ना प्रॉपर वाले, जैसे ऑल दो, टिल, बिफोर, अनलेस। अब आप ये याद रख लें कि 3 ग्रुप आपने किए, एक फैन बॉयज़ वाला किया है, नंबर 2 पे आपके ये स्टेटमेंट जैसे ऑल दो, तो बिफोर, अनलेस, जो थोड़े से बड़े वर्ड आ रहे हैं वो सब
मरीन में जाएंगे, और जो आपके रिलेट कर रहे हैं ना, मतलब कि रिलेशन शो कर रहा है, उसमें आपके छोटे पेयर में वर्ड ऐसे जाएंगे। तो इसको लिस्ट को आप इस तरह से याद फिलहाल रख लें। अब हमने यहाँ पे बताना है ही डिड नॉट सबमिट द होमवर्क, उसने अपने होमवर्क को सबमिट नहीं किया। अब हम गेस करते हैं यहाँ पे क्या आएगा, उर्दू करते हैं। उसने अपने होमवर्क को सबमिट नहीं किया। ही वेस्टेड टाइम इन प्लेइंग गेम्स, क्योंकि वो अपना टाइम जो था वो गेम्स में उसमें वेस्ट करता था। देखिए हमें फ़ौरन उर्दू में वर्ड क्यों के माइंड में आ गया, तो बिकॉज हम इस्तेमाल करते हैं क्यों के, तो हमारा यहाँ पे बिकॉज लग गया। शी लाइक्स आइदर टी और जूसेस इन द मॉर्निंग, के वो मॉर्निंग में, अब ये गौर करें कि हमें दो चीज़ों की चॉइस देगी कि या तो वो ये पसंद करती या तो ये, तो हमारे पास या के लिए वर्ड जो है वो ये वाले इस्तेमाल होते हैं। किरण डिड नॉट पास द एग्ज़ाम, उसने एग्ज़ाम को पास नहीं किया। डैश शी हैड नॉट स्टडीड वेल, क्योंकि उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। देखिए रीज़न जब बताया जाए ना किसी चीज़ का, साथ ही देखिए जब ये काम नहीं हुआ तो रीज़न हमें ये दी गई, तो हम बिकॉज लगाएंगे। होमवर्क सबमिट नहीं हुआ था क्योंकि टाइम वेस्ट किया था। स्टडी को एग्ज़ाम को पास नहीं किया क्योंकि अच्छे से पढ़ा नहीं, तो हम बिकॉज लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डैश ही वॉज टायर्ड। अब देखिए मैं बता रही हूँ कि वो थक गया था। ही स्टेड अप लेट टू फिनिश हिज होमवर्क, तो वो अपना वर्क करने के लिए लेट रुका। अब ऑल्दो एक सिचुएशन हम बता रहे हैं कि वो हालांकि वो लेट भी थक भी गया था, मगर फिर भी वो अपने काम करने के लिए रुका। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑल्दो का इस्तेमाल करेंगे। डैश यू वर्क हार्ड, ठीक है, यू वो नॉट पास द टेस्ट। अब यहाँ पे अनलेस आएगा कि ही इज़ डैश इंटेलिजेंट डैश हार्ड वर्किंग। अब यहाँ पे गौर करें कि इधर वर्ड क्या इस्तेमाल उन्होंने किया है कि वो इंटेलिजेंट भी है और वो हार्ड वर्किंग भी है। दोनों क्वालिटीज़ बताई थी ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया बोथ, और जब लिस्ट तो आती हैं वर्ड दरमियान में तो हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजिशन वर्ड्स डिवाइसेस। ट्रांजिशन वर्ड्स आर द वर्ड्स, ये ऐसे अल्फाज होते हैं, ये फ्रेज होती है दैट कनेक्ट आइडियाज़ विद इन सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स और सेक्शंस ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग, कि एक पीस ऑफ राइटिंग आपने राइट की है, अब उसी में ये सेंटेंसेस आपके पैराग्राफ होते हैं और आइडियाज़ होते हैं, उनको ही आपस में जो है वो कनेक्ट करते हैं। दे हेल्प टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट, ये आपकी मदद करते हैं कि जो टेक्स्ट आपने राइट की हुई है ना, उसी में ये रिलेशनशिप को जो है वो इस्टेब्लिश करें। मेकिंग द राइटिंग मोर कोहेसिव एंड ऑर्गेनाइज्ड, कि आपकी मदद करें कि जो राइटिंग है वो मज़ीद आपकी मुनज़्ज़म हो। जैसे अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, ही लव्स कुकिंग, उसे कुकिंग पसंद है। एडिशनली ही इन्जॉयज़ बेकिंग ऑल्सो। अब ये देखिए हमें मज़ीद रिलेशनशिप बता रहा है, वो मज़ीद एडिशनली के मज़ीद, अब फर्दर मोर, इन एडिशन, मोर ओवर, देयर फॉर, लाइकवाइज, ये इस तरह के जो आपके वर्ड्स हैं ये आपके ट्रांजिशन वर्ड्स हैं। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड से बोल रही हूँ इसलिए समटाइम मेरी जो ज़ुबान में थोड़ी स्लिप हो जाती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि एकदम से इतना एक टाइम में सारा एक गो में जब रिकॉर्ड करती हूँ तो समटाइम ऐसा होता है कि बोलते बोलते थोड़ी सी आपकी ज़ुबान जो है वो स्लिप कर जाती है। ठीक है, अब इस तरह के जो आपके अल्फाज हैं ये हमारे ट्रांजिशन है, तो हमने सिंपल सिर्फ अभी ये याद रखा कि जब हम दो जो अपने जो लिखा हुआ है आपस में जब हमने रिलेशन उनका बनाना और डेवलप करना, तो हम इन अल्फाज का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजंक्शंस एंड बट और कंप्लीट ई सेंटेंस करेक्टली, हमने जो है इन कंजंक्शन का इस्तेमाल करके इनमें जो है वो करेक्टली सारा बताना है। अब गौर करें, शी लाइक्स टी, उसे टी पसंद है, डैश कॉफ़ी, और उसको कॉफ़ी भी पसंद है, तो और के लिए हम एंड लगाते हैं। ही वेंट टू द स्टोर, वो स्टोर में गया, एंड बॉट सम मिल्क, और वहाँ से दूध खरीदा। अब देखें, और जब हम उर्दू में बोलते हैं और आ गया तो हमने और लगा दिया। दे प्लेड आउटसाइड, वो बाहर उन्होंने खेला। डैश इट स्टार्टेड, लेकिन बारिश शुरू हो गई। देखें बट ये फ़्लो में जैसे आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे ना, आप फ़ौरन से आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे वर्ड क्या आना है। इट वॉज़ लेट, बहुत लेट था, सो दे डिसाइडेड टू लीव अर्ली। तो अब जब तो आया ना, तो का वर्ड जब आया है यानी कि वो लेट हो गए, तो उन्होंने जल्दी निकलने का फ़ैसला किया, तो के लिए हमने सो का वर्ड लगाया। शी इन्जॉयज़ रीडिंग नावल्स एंड वॉचिंग वीडियो लेक्चर्स, उसको नावल्स पढ़ना भी पसंद है और उसको वीडियो लेक्चर देखना भी पसंद है। और का वर्ड आ गया तो हमने एंड लगा दिया। ही इज़ नॉट टॉल और शॉर्ट, के ना तो वो टॉल है और क्या है, ना वो शॉर्ट है, छोटा है। दे विल विज़िट द म्यूज़ियम, के वो म्यूज़ियम को विज़िट करेंगे, और द ज़ू, या फिर वो ज़ू को विज़िट करेंगे। तो देख लें, आप गौर करें कि आपके पास जब सिचुएशन ऐसी आए तो आपने सबसे पहले उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है, और आपके लिए फिर ये जो है वो ईजी हो जाएगा। यूज़ दीज ट्रांजिशन वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंसेज। अब हमारे पास ये वाले ट्रांजिशन के वर्ड्स हैं, हमने इनको जो है वो सेंटेंसेस में बताना है। तो सबसे पहले था मोर ओवर। मोर ओवर का मतलब होता है मज़ीद। रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स यू हेल्थी,
डेली की एक्सरसाइज आपको हेल्थी रखती है, मोर ओवर और मज़ीद ये कि ये आपकी मेंटल एनर्जी को भी मज़ीद बूस्ट करती है, बढ़ाती है। देखिए 2 फ़ायदे मिलते हैं कि एक काम जब आप करें तो आपको मज़ीद उससे ये दूसरा काम भी मिलता है, तो ये फ़ायदा भी मिलता है। तो ये आ गया आपका मोर ओवर। नेक्स्ट है मीन वाइल यानी कि उसी दौरान तब मदर वॉज कुकिंग डिनर इन द किचन, कि जब मदर किचन में कुकिंग डिनर पका रही थी, रेडी कर रही थी। मीन वाइल द चिल्ड्रन वर डूइंग देयर होमवर्क, तो उसी दौरान बच्चे अपना होमवर्क कर रहे थे। अब गौर करें ना कि देखिए जो ये अगर यहाँ पे एक्सरसाइज हो रही है तो दूसरी जो उसका एक बेनिफिट मिल रहा था, इसने वर्ड ट्रांजिशन वर्ड है उसको आपस में कनेक्ट किया, रिलेशनशिप शो किया। अगर मदर जो है वो किचन में काम करी तो उस दौरान बच्चे क्या कर रहे थे, हमें ये मीन वाइल का वर्ड से साथ हमने इसको जो है वो कनेक्ट करके बताया। Therefore he did not study for the exam, therefore he failed the test। अब यहाँ पे भी देखें, अब उसने एग्ज़ाम के लिए स्टडी नहीं की थी तो उसका रिजल्ट क्या निकला, therefore इसी वजह से वो फिर फेल हो गया। इन एडिशन मतलब मज़ीद, द होटल ऑफर फ्री ब्रेकफास्ट, इन एडिशन गेस्ट हैव एक्सेस टू द स्विमिंग पूल। जो होटल के हैं वो फ्री ब्रेकफास्ट ऑफ़र तो करते हैं, एक ये फ्री देते हैं, दूसरा क्या है मज़ीद ये कि जो गेस्ट हैं उनके पास ये रसाई है कि वो स्विमिंग पूल में भी जा सकते हैं। फर्दर मोर, अब मज़ीद रीडिंग बुक्स इम्प्रूव्स योर वोकेबलरी। फर्दर मोर, किताबों को पढ़ना आपकी वोकेबलरी को इम्प्रूव करता है, बेहतर करता है। मज़ीद इट इन्हेंसिस योर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, मज़ीद ये आपकी सोचने की सलाहियत को भी मज़ीद बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इन सब वर्ड्स को कर चुके हैं। री राइट ईच सेंटेंस यूजिंग अ डिफरेंट कंजंक्शन टू कन्वे अ सिमिलर मीनिंग। हमने इन्हीं जो कंजंक्शन लिखी हुई थी इनको हमने री राइट का मतलब होता है दोबारा, हमने इनको दोबारा री राइट करना है, और लेकिन मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। हम इसको कोई कंजंक्शन और लगाएंगे मगर इसका जो मीनिंग है ना वो वही रखेंगे। जैसे देखें यहाँ पे एग्जांपल दी थी उन्होंने, ही विल गो टू द बीच इफ़ द वेदर इज़ नाइस, वो बीच पे जाएगा अगर मौसम अच्छा रहा। तो री राइट कैसे करके लिखा, ही विल गो टू द बीच प्रोवाइडेड दैट द वेदर इज़ नाइस। ठीक है, जिनके थोड़ा सा उसकी जगह हमने प्रोवाइडेड का वर्ड इस्तेमाल कर लिया है, मगर सिचुएशन वही आई, कंडीशन कि बीच पे लाजमी जाएगा कि अगर मौसम जो है वो अच्छा हुआ। शी लाइक्स कॉफ़ी, उसे कॉफ़ी पसंद है, बट शी डज़ नॉट लाइक टी, मगर उसको जो है वो टी नहीं पसंद। हमने कैसे लिखा, शी लाइक्स कॉफ़ी वेरी एज शी डज़ नॉट लाइक टी, लेकिन उसको जबकि जो है वो उसको टी नहीं पसंद। दोनों में हमने यही बताया कि कॉफ़ी पसंद है मगर चाय नहीं पसंद, और हमने वर्ड चेंज कर दिया। दे वेंट फॉर अ वॉक बिकॉज द वेदर वॉज नाइस, वो वॉक के लिए गए जबकि क्योंकि मौसम जो था वो अच्छा था। दे वेंट फॉर अ वॉक एज़ द वेदर वॉज नाइस, हमने एज़ का वर्ड इस्तेमाल कर लिया। देखिए सेम थॉट वही रहेगा, सिर्फ दरमियान वाला हम वर्ड चेंज करते जाएंगे और इससे भी वर्ड पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ही नॉट ओनली स्टडीज़ बट आल्सो प्लेस, वो ना सिर्फ जो है वो स्टडीज़ करता है बल्कि वो जो है वो खेलता भी है। तो ही बोथ स्टडीज़ एंड प्लेस, तो इसका क्या आ जाएगा, दोनों आ जाएगा कि वो स्टडी भी करता है और वो खेलता भी है। दे वेंट स्काइंग सिंस देयर वॉज फ्रेश स्नो ऑन द स्लॉप्स, तो यहाँ पे भी देखें कि वो जो है वो स्काइंग कर रहे थे जबकि बिल्कुल फ्रेश स्नो के ऊपर जो थे वो, तो इसका भी क्या हो जाएगा कि दे वेंट स्काइंग बिकॉज देयर वॉज फ्रेश स्नो ऑन द स्लोप। सेम वही थॉट रही, हमने यहाँ पे बिकॉज का वर्ड इस्तेमाल कर लिया। ही इज़ बोथ अ टैलेंटेड म्यूजिशियन एंड स्किल्ड पेंटर, दोनों हैं, म्यूजिशियन भी है और पेंटर भी है। तो ही इज़ नॉट ओनली अ टैलेंटेड म्यूजिशियन बट ऑल्सो अ स्किल्ड पेंटर, तो दोनों हमने बता दिए। अब आपके पास है oral communication skill है, divide the students onto groups into groups and assign them questions from the one given below, the student will prepare the responses and share with the class। how would ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, हर स्टूडेंट ने अपनी जो है वो एक असाइनमेंट के तौर पे ये क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है कि how would the seed story have changed if his grandfather had not intervened with lesson on time management, उसकी ज़िंदगी कैसी होती अगर उसके फादर जो हैं वो ग्रैंडफादर मदाखलत ना करते तो उसकी ज़िंदगी कैसी होती। तो ये है, अगर उसके फादर नॉट हेल्प्ड हिम, उसकी मदद ना करते, तासीर वुड हैव कंटिन्यूड टू प्रोक्रास्टिनेट, वो टाल मटोल करता रहता। फेल्स हिज स्कूल डेडलाइन, अपने जो स्कूल की आखिरी तारीखों की डेडलाइन है उसमें नाकाम हो जाता। एंड फेस कॉन्स्टेंट स्ट्रेस, तो मुसलसल स्ट्रेस को वो फेस करता। हिज परफॉर्मेंस एंड रिलेशनशिप्स वुड हैव केप्ट सफरिंग ड्यू टू बैड हैबिट्स, तो उसके सफ़र करते रहते रिलेशनशिप उसकी बुरी आदतों की वजह से।
क्वेश्चन नंबर 2 है, इन व्हाट वेज डज द एनालॉजी ऑफ द जार, रॉक्स, पेबल्स एंड सैंड रिफ्लेक्ट द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ सेटिंग लाइफ प्रायोरिटाइज बियॉन्ड टाइम मैनेजमेंट, के किस तरह से जो ये एक इसमें एनालॉजी का इस्तेमाल किया गया है जार, रॉक्स का, ये किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है कि जो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि ज़िंदगी की चीज़ों को तरजीह देना टाइम मैनेजमेंट से भी ऊपर, तो वो किस तरह से है। इट शोज़ दैट इन लाइफ वी मस्ट फोकस ऑन मेजर वैल्यूज़ लाइक फैमिली, हेल्थ एंड करियर, कि हमें ज़िंदगी में बहुत बड़ी अहम चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, जिसमें हमारा ख़ानदान, हमारी सेहत और हमारा जो एक पेशा प्रोफेशन आता है, कैरियर आता है। वी फील आवर लाइफ विद स्मॉल डिस्ट्रैक्शंस एंड ट्रिवियल मैटर्स, अगर हम अपनी ज़िंदगी को छोटी चीज़ों के साथ, डिस्ट्रैक्शन के साथ भर लेंगे, वी विल हैव नो स्पेस लेफ्ट फॉर व्हाट ट्रूली मैटर, तो जो वाकई मैटर करते हैं उसके लिए जगह नहीं बचेगी। Can the concept of prioritizing big rocks over pebbles and sand be limited or problematic in certain situation, कि क्या जो अगर हम बड़ी चीज़ों को बस फोकस उन्हीं पे देते रहेंगे तो क्या ये प्रॉब्लम की तरफ नहीं लेके जाएगा। येस इट कैन बी प्रॉब्लमेटिक, कि हाँ जी ये हो सकती है प्रॉब्लम। व्हेन एन इमरजेंसी, जैसे कि फ़ौरन से एक बीमारी आ जाए, इस सिचुएशन में हमें छोटी और बहुत ज़रूरी जो चीज़ें हैं, जो टास्क हैं, वो हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। और रिजिड प्लानिंग माइट मेक अ पर्सन टू इनफ्लेक्सिबल टू अडेप्ट, कि अगर बहुत सख्त एक तरह से आपने प्लानिंग कर ली है तो वो भी आपके लिए जो है वो आपको मुश्किल में डाल सकती है। नेक्स्ट है राइटिंग स्किल है, रीड एंड रिकॉल द एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी गिवन बिलो, देन यूज़ दीज एलिमेंट्स टू राइट योर ओन स्टोरी। हमने अपनी एक स्टोरी बनानी, लेकिन सबसे पहले हमने उसमें ये, जैसे देखें सेटिंग क्या होती है कि टाइम और प्लेस जहाँ पे स्टोरी आपकी शुरू होती है, करेक्टर, और उसमें एनिमल भी हो सकते हैं, कोई क्रिएचर भी हो सकती है, प्लॉट यानी कि उसके इवेंट क्या क्या आ रहे हैं जो स्टोरी को बनाते हैं, बिगनिंग के हम करेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फिर मिडल में जाके कोई प्रॉब्लम हम उसमें डालते हैं, फिर एंड में हम उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। कॉन्फ्लिक्ट उसमें क्या आता है कि कुछ चैलेंज आता है जो करैक्टर फेस करते हैं, रेजोल्यूशन में वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो जाता है, और फिर हम मेन थीम बताते हैं कि इस लेसन का मेन थीम क्या है। अब इन सब को देखते हुए हमने अपनी कोई स्टोरी बतानी है जिसके साथ हमने सारे पॉइंट्स जो है ना ये हमने बताने। तो हमने एक जो मैंने सोच के इसमें एक लिखी है वो आप ये देख लें। इसमें है हमने सेटिंग हमने ये किया है कि जहाँ पे एक बिज़ी स्कूल का प्लेग्राउंड है, जहाँ पे एक लंच ब्रेक के दौरान फ्राइडे और आफ्टरनून, ये एक यानी कि स्टार्टिंग मैंने की है। अब इसमें करेक्टर एक अली है और एक आसिफ है। अली एक हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट और काइंड स्कूल का बच्चा, बहुत मेहनती और ईमानदार, जबकि आसिफ इसके क्लासमेट का जो कि लापरवाह है और अपनी चीज़ों को आसानी से घुमा देता है। अब इसमें प्लानिंग हमने क्या की, बिगिनिंग इसमें क्या हमने इसमें इंट्रोड्यूस क्या करवाया है कि ड्यूरिंग रिसेस एट स्कूल ब्रेक के दौरान अली वॉज वॉकिंग अक्रॉस द प्ले ग्राउंड व्हेन ही फाउंड एन एक्सपेंसिव ब्लू वॉच लेइंग नियर द फुटबॉल फील्ड। अली ने एक वॉच, बहुत एक्सपेंसिव जो वॉच थी, उसको नीचे फुटबॉल फील्ड के दरमियान वहाँ पे पड़ी हुई उसको मिली। अब मिडल में हमने इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या लेकर आए कि अली को वो वॉच पसंद आ गई और वो उसको अपने पास रखना चाहता था। हाउएवर ही न्यू कीपिंग 2 दफ़ा आ गई, यहाँ पे कीपिंग को 1 दफ़ा बेशक कट कर दें। कीपिंग समवन एल्स लॉस्ट प्रॉपर्टी वाज रॉन्ग, लेकिन अब उसको ये भी पता था कि किसी की चीज़ रखना वो भी बुरी बात है। मीनवाइल फिर उसने अपने क्लासमेट आसिफ को देखा जो कि रो रहा था बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज बर्थडे गिफ्ट, क्योंकि उसने अपने बर्थडे का जो गिफ्ट था उसको गुमा दिया था। अब एंड क्या हुआ, प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व हुई कि अली ने अपनी जो टेम्पटेशन, अपनी वो जो एक अंदर से आवाज़ आ रही थी कि उसको अपने पास रख लो, उसने उसको कम किया, वॉकड अप टू आसिफ के पास किया एंड हैंडेड हिम द वॉच, और उसको वॉच दे दी। आसिफ वॉज ओवरजॉयड एंड थैंक्ड अली फॉर हिज मनी ऑनेस्टी, उसने उसका जो है वो शुक्रिया अदा किया और उसकी ईमानदारी के ऊपर भी उसका जो है वो उसने उसको थैंक्स किया। हमने ये सारी सिचुएशन अपनी यहाँ पे एक स्टोरी के बना के बता दी। अब हमने राइटिंग स्टोरी पूरी राइट लिखनी है। अब जो हमने सिचुएशन सोची थी ना उसको सोचते हुए सारी स्टोरी बतानी है, जिसमें अब हमें ये कहा गया है कि आपने सेटिंग को क्लियरली बताना है, फिर करेक्टर को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करवाना है, उसमें कोई प्रॉब्लम डालनी है, फिर किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हुआ और उसका मेन लेसन क्या था। अब ये स्टोरी थी तो मैंने जो ये आपको कॉन्सेप्ट्स बताए थे ना, इसी को हम थोड़ा डिटेल में करके स्टोरी बनाते हैं। द लॉस्ट वॉच, घड़ी का गुम जाना। It was a bright Friday afternoon and the school playground was filled with shouting and laughter during the lunch break के दौरान स्कूल कहकों से शोर के साथ जो था वो भरा पड़ा था फ्राइडे की आफ्टरनून, दोपहर में।
अली इज़ अ क्वाइट एंड ऑनेस्ट स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 का वो एक बिल्कुल खामोश और ईमानदार बच्चा था। वॉज वॉकिंग नियर द स्पोर्ट्स शेड जहाँ पे स्पोर्ट्स की सारी चीज़ें जैसे पड़ी होती हैं वो। व्हेन समथिंग शाइनी, जब कोई एक बहुत शाइनी कोई चीज़ थी उसने उसकी तवज्जो को पकड़ा। ही बेंट डाउन, वो झुका, एंड पिक्ड अप अ ब्रांड न्यू एक्सपेंसिव डिजिटल वॉच। वो झुका और एक ब्रांड न्यू डिजिटल वॉच उसने उसको पकड़ लिया। फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए अली फेल्ट अ वेव एक्साइटमेंट उसको हुई, पुरजोश हुआ। ही हैड ऑलवेज वांटेड अ वॉच जस्ट लाइक दिस वन। वो हमेशा इस तरह की एक वॉच जो था वो लेना चाहता था। अ वॉइस इनसाइड हिम विस्पर्ड दैट नोबडी वाज वाचिंग एंड ही कुड इजीली स्लिप इट इनटू हिज स्कूल बैग। अंदर से एक आवाज़ आई कि तुम्हें कोई भी नहीं देख रहा, तुम इस वॉच को अपने बैग में डाल लो। दिस वॉज हिज कॉन्फ्लिक्ट। अब ये वहाँ पे उसकी कॉन्फ्लिक्ट, एक टेंशन आई कि टेम्पटेशन वर्सेस ऑनेस्टी, के वहाँ एक तरफ उसके अंदर से एक लालच, एक आवाज़ आ रही थी और एक तरफ उसकी ईमानदारी थी। एज ही स्टूड देयर हेजिटेटिंग, वो वहाँ पे खड़ा हिचकिचा रहा था। ही नोटिस्ड हिज क्लासमेट आसिफ सर्चिंग फ्रेंटिकली थ्रू द ग्रास, यानी कि फ्रेंटिकली बहुत ज़्यादा तशवीश के साथ, परेशानी के साथ, तेज़ी के साथ वो ग्रास जो थी नियर जो घास थी बेंचेस के पास, उनसे वो ग्राउंड के ऊपर उसको ढूंढ रहा था। आसिफ आइज़ वर रेड, अब उसकी आइज़ रेड हुई थी। एंड ही लुक्ड ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स, और उसने उसके बहते हुए आंसू देखे। अली वॉकड ओवर एंड आस्क्ड व्हाट वाज रॉन्ग, वो गया और उससे पूछा कि क्या मसला है। आसिफ ने जवाब दिया उदासी के साथ दैट ही हैड लॉस्ट द एक्सपेंसिव वॉच हिज फादर हैड गिफ्टेड हिम फॉर हिज बर्थडे। उसने बताया कि जो उसके फादर ने उसको गिफ्ट वॉच की थी उसने वो गुमा दी है। हेयरिंग दिस, ये सुनते हुए अली डिड नॉट हेजिटेट फॉर अनदर सेकंड, एक सेकंड के लिए भी उसने हेजिटेट नहीं किया, हिचकिचाया नहीं। ही रीच्ड ऑन टू हिज पॉकेट, इनटू हिज पॉकेट में उसने अपने हाथ डाला, पुल्ड आउट द डिजिटल वॉच, निकाली एंड हैंडेड इट टू आसिफ को दे दी। आसिफ फेस इंस्टेंटली लाइट अप, ग्लो किया विद अ ह्यूज स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ। ही हग्ड अली एंड प्रेज हिज इंटीग्रिटी, उसने उसको गले लगाया और उसकी जो ईमानदारी थी उसको सराहा। द स्कूल प्रिंसिपल हु हैड विटनेस्ड द एंटायर इंसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस विंडो, से जब उन्होंने देखा पूरा माजरा, कमेंडेड अली ड्यूरिंग द मॉर्निंग असम्बली, तो उन्होंने मॉर्निंग असम्बली के दौरान नेक्स्ट डे उसकी तारीफ़ की, उसको सराहा। अली ने बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस किया, नोइंग ही हैड मेड अ राइट चॉइस, तो उसने इस चीज़ को जाना कि उसने सही फ़ैसला किया था। अब लेसन हमें इसमें थीम क्या मिला कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एंड ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम डूइंग द राइट थिंग, के सही खुशियाँ हमेशा सही काम करने से ही आती हैं। Next, I write about story about an unexpected friendship between two characters from different backgrounds. Use vocabulary words such as diverse, bond, cohesion, harmony to illustrate how they overcome the initial differences and form a meaningful connection. आपकी वैसे एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, मतलब लिटरली 10 से 15 पेजेस तो कहीं नहीं जाते, इसलिए वीडियोज़ इतनी लंबी हो जाती हैं और कुछ मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा ज़्यादा डिटेल हो जाता है। अब गिला शिकवा नहीं है आपने करने से, मेरा कसूर नहीं है, यहाँ आपके बुक के पेजेस बहुत सारे होते हैं। तो यस, हम क्या कर रहे थे, हमने ये एक स्टोरी बतानी है, इसमें हमने ये वाले जो वर्ड्स हैं इनका इस्तेमाल करना है। दो दोस्त होने चाहिए, डिफरेंट बैकग्राउंड से होने चाहिए, और उनकी जो है मीनिंगफुल कनेक्शन देना है कि जैसे हम फाइनल ड्राफ्ट को कंप्लीट कर लेंगे तो उसको देखना है, हमने हर पैराग्राफ को देखना है कि क्या उसमें कनेक्ट कर रहा है, और रिवाइज उसको देखना। तो ये मतलब इंस्ट्रक्शन है जो हमने देखनी है। तो पैराग्राफ की जानिब चाहते हैं। यस, ये मैंने पूरा लिख दिया है, बेशक इसका एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें, मैं रीडिंग करके भी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये मैंने जो बोल्ड वर्ड किए हैं ना, आई होप को आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि इन्हीं वर्ड्स को मैंने लेके इसको इसमें इस्तेमाल किया है। जैन वॉज अ वेल्थी बॉय हु लव्ड स्केचिंग पीपल। जैन एक मालदार बच्चा था, यानी कि वेल्थी बॉय एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था जिसको स्केचिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक था। बिलाल वॉज अ पुअर बॉय हु वर्कड एट अ कार मैकेनिक शॉप। लेकिन बिलाल एक गरीब बच्चा था जो कि एक कार मैकेनिक शॉप पे काम करता था। इवन थो दे केम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, हालांकि वो डिफरेंट मुख्तलिफ बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते थे। शेयर्ड अ डाइवर्स मिक्स ऑफ इंटरेस्ट एंड अ डीप क्यूरोसिटी फॉर क्रिएटिंग थिंग्स, लेकिन उन्होंने आपस में एक डाइवर्स एक इंटरेस्ट को शेयर किया, एक ऐसी मुतजस्सिस ख्वाहिश को कि चीज़ों को बनाने के लिए। वन रेनी डे, एक दिन बारिश हो रही थी,
जैन टुक शेल्टर इनसाइड बिलाल शॉप, उसने बिलाल की शॉप में पनाह ली। टू पास द टाइम, वक्त को गुजारने के लिए। बिलाल लुक्ड एट जैन स्केचेस विद एडमायरेशन, उसने उसके स्केचेस को बहुत ज़्यादा एडमायर सराह के देखा। इन रिटर्न बिलाल शोड जैन हाउ ही कुड फिक्स इंजन जस्ट बाय लिसनिंग टू देयर साउंड। दिस एक्सीडेंटल मीटिंग क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दैम। तो बिलाल को ये उसने जैन को बताया कि किस तरह से इंजन को फिक्स किया जा सकता है। तो ये एक हादसाती तौर पे जो उनकी मीटिंग थी उनके दरमियान एक बहुत अच्छा बॉन्ड उसने बना दिया। जल्द ही वो इस मीटिंग हर हफ्ते होती रही और जैन ने उसको बताया बिलाल को कैसे जो है ड्रॉ कर सकते हैं। बिलाल ने उसको ये बताया जैन को कैसे जो है वो इन औज़ार के साथ देखा जो है वो उनको चलाया जा सकता है, काम किया जा सकता है। देयर डिफरेंसेस वैनिश, तो उनके जितने इख्तलाफ यानी कि डिफरेंसेस थे, मतलब उनमें फासले थे, वो ख़त्म हुए। एंड ब्यूटीफुल कोहेजन ग्रियो बिटवीन देम, तो उनके दरमियान एक बहुत खूबसूरत सा एक एहसास, एक रिश्ता पैदा हुआ। टुगेदर दे रीबिल्ट एन ओल्ड ब्रोकन कार्ड इनटू अ मोबाइल लाइब्रेरी फॉर पुअर चिल्ड्रन, दोनों ने मिलके एक टूटा हुआ जो ब्रोकन कार्ड था उसको, मोबाइल कार्ड को उसको बनाया बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी के तौर पे। बाय कंबाइनिंग ये यूनिक स्किल्स, दोनों ने अपने स्किल्स का इस्तेमाल किया कि अगर बिलाल ने इंजन को ठीक किया तो उसने उस पर पेंट कर दिया होगा। दे ब्रॉट पीस एंड हार्मनी टू द नेबरहुड, में जो है वो पीस और एक हार्मनी लेकर आए। प्रोवाइडिंग द ट्रू फ्रेंडशिप लुक्स पास्ट वेल्थ, तो एक अच्छी फ्रेंडशिप जो थी वो उनके अंदर जो थी वो डिवेलप हुई। तो जी स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर कोई सजेशन है किसी और टॉपिक पे आप इंशाल्लाह वीडियो चाह रहे हैं तो प्लीज़ मुझे लाजमी बताएं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।